नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत से। संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि यानी यूएसटीआर के अनुसार भारत की 2% समकारी लेवी यानी इक्विलाइजेशन लेवी भेदभावपूर्ण एवं एक पक्षीय है। यूएसटीआर के अनुसार भारत का डिजिटल सेवा कर भेदभावपूर्ण है और अमेरिकी व्यापार को प्रतिबंधित करता है। इस वजह से ये व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत कार्रवाई योग्य है। दरअसल धारा 301 संयुक्त राज्य अमेरिका को एक पक्षीय रूप से विदेशों पर प्रशुल्क या अन्य व्यापार प्रतिबंध आरोपित करने की अनुमति प्रदान करती है। इस अनुक्रिया में भारत ने तर्क दिया है कि इक्विलाइजेशन लेवी सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है, क्योंकि भारतीय ई कॉमर्स संचालक भारत में पहले से ही करों के अधीन हैं। ये भेदभावपूर्ण नहीं है, क्योंकि इक्विलाइजेशन लेवी सभी गैर निवासी ई कॉमर्स संचालकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, भले ही उनका मूल देश कोई भी हो। अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कराधान की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भी इक्विलाइजेशन लेवी का सुझाव दिया है। भारत में वर्ष 2016 में 6% की दर से इक्विलाइजेशन लेवी की शुरुआत की गई थी। इसे भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं रखने वाली गैर निवासी कंपनियों द्वारा प्राप्त डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के लिए भुगतानों पर तब लागू किया जाता है जब भुगतान की राशि एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक होती है। वर्ष 2020-21 में ई कॉमर्स कंपनियों को शामिल करके लेवी के दायरे को विस्तृत किया गया था। एक ई कॉमर्स संचालक द्वारा प्राप्त राशि पर लागू कर की दर अधिभार सहित 2% होती है। 2 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कुल कारोबार वाले संचालकों को लेवी से छूट प्रदान की गई है। अगली खबर विश्व व्यापार संगठन से। विश्व व्यापार संगठन में भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा शुरू हुई है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू के तहत सदस्यों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की व्यापक समकक्षीय समीक्षा की जाती है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की व्यापार नीतियों में पारदर्शिता को बढ़ाकर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सुचारू संचालन को सुगम बनाना है। भारत की पिछली व्यापार नीति समीक्षा वर्ष 2015 में हुई थी। आइए अब इस समीक्षा की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। इस रिव्यू के मुताबिक मजबूत आर्थिक विकास की वजह से भारत में प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा जैसे सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार हुआ है। भारत की व्यापार नीति काफी हद तक अपरिवर्तित रही और भारत व्यापार नीति के साधनों जैसे कि प्रशुल्क, निर्यात कर, न्यूनतम आयात मूल्य, आयात और निर्यात प्रतिबंध तथा लाइसेंसिंग पर निरंतर निर्भर है। इसके तहत व्यापार सुविधा पहलों का सूत्रपात भी किया गया है, जैसे कि आयात और निर्यात के लिए प्रक्रियाओं और सीमा शुल्क निकासी का सरलीकरण किया गया है। भारतीय सीमा शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक गेटवे संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। व्यापार सुविधा के लिए एकल खिड़की इंटरफेस की सुविधा की गई है। प्रत्यक्ष पत्तन आपूर्ति और प्रत्यक्ष पत्तन प्रवेश की सुविधा की गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली के उपयोग में वृद्धि की गई है। इसके अलावा घरेलू उत्पादन और निर्यात के लिए भारत ने प्रत्यक्ष सब्सिडी और मूल्य समर्थन योजनाओं, प्रशुल्क रियायतों एवं छूट या ब्याज की अधिमान्य दरों के रूप में कई प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। हालांकि समीक्षा में कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं, जैसे कि घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए व्यापार नीति के उपायों के नियमित उपयोग से भारत का औसत प्रशुल्क वित्त वर्ष 2015 में 13% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 14.3% हो गया है। कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादों पर स्टॉप एंड स्टार्ट नीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसानों को विभिन्न फसलों की बुआई पर उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेने से रोकती है। स्टॉप एंड स्टार्ट नीति कम उत्पादन की स्थिति में निर्यात पर प्रतिबंध आरोपित करना और अधिशेष की स्थिति में प्रतिबंधों से मुक्त रखना है। नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 1600 तकनीकी स्टार्टअप्स और 12 यूनिकॉर्न की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तकनीकी स्टार्टअप इकाइयों का विस्तार लगातार 8 से 10% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ जारी है। वर्ष 2020 में रिकॉर्ड 12 नए यूनिकॉर्न स्थापित हुए, जो किसी एक वर्ष में सर्वाधिक हैं। दरअसल यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका मूल्यांकन कम से कम $1 बिलियन को पार कर जाता है। कोविड-19 ने डिजिटल अंगीकरण को तीव्र किया है। इस दौरान विशेष रूप से शैक्षिक प्रौद्योगिकी, उपक्रमों और स्वास्थ्य क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए नवीन अवसर सृजित हुए हैं। इस वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक कई हैं, जैसे डिजिटल त्वरण सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर यानी सास आधारित समाधान को अपनाना और ऑफलाइन से ऑनलाइन में रूपांतरित होना।
वोकल फॉर लोकल ने स्टार्टअप्स को सफल बनाने के लिए विपणन समर्थन प्रदान किया है। दूरस्थ स्थानों से कार्य की प्रणाली ने नए स्टार्टअप हब के विकास को तीव्र किया है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं। जैसे वर्ष 2015 में स्टार्टअप इंडिया पहल की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक सुदृढ़ परितंत्र का निर्माण करना है। वहीं एस्पायर योजना के तहत प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, ताकि उद्यमशीलता को त्वरित करने और कृषि उद्योग में नवाचार के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष का निर्माण किया गया है। अगली खबर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। सबसे बड़े और सबसे गहरे ओजोन छिद्रों में से एक अंटार्कटिक के ऊपर का ओजोन छिद्र बंद हो गया है। अंटार्कटिक के ऊपर वार्षिक रूप से घटित होने वाला ओजोन छिद्र अगस्त के मध्य से तेजी से बढ़ा और अक्टूबर 2020 की शुरुआत में चरम पर पहुंच गया था। इस छिद्र के विस्तार को समताप मंडल में एक सुदृढ़, स्थिर और शीत ध्रुवीय भंवर तथा अत्यधिक शीत तापमान द्वारा प्रेरित किया गया था। एक ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वर्टेक्स ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रवाहित शीत वायु तथा निम्न दाब क्षेत्र का एक व्यापक विस्तार है। सर्दियों के दौरान उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय भंवर के विस्तृत होने से शीत वायु दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जैसे जैसे समताप मंडल में तापमान बढ़ने लगता है, ओजोन निम्नीकरण धीमा हो जाता है और ध्रुवीय भंवर क्षीण होकर समाप्त हो जाता है। दिसंबर के अंत तक ओजोन सामान्य स्तर पर वापस आ जाती है। हालांकि इस बार इस प्रक्रिया ने अधिक समय लिया है। ओजोन मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन छिद्र समताप मंडल के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां ओजोन की सांद्रता अत्यंत निम्न हो जाती है। उष्ण तापमान के प्रबल होते ही इसका आकार संकुचित होने लगता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लगभग 100 ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करता है। एमएस स्वामीनाथन ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ऋण माफी से बेहतर विकल्प है। वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन ने बल देकर कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत भूमि के रेंटल मूल्य सहित खेती की लागत का व्यापक माप शामिल होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि ऋण माफी पर व्यय करने की बजाय सरकार को धन का उपयोग पूर्ण लागत के आधार पर 50% मुनाफा देने के लिए करना चाहिए। एमएसपी सरकार द्वारा घोषित बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। ये उपज के मूल्य में किसी भी प्रकार की तीव्र गिरावट की स्थिति में किसानों के लिए उचित कीमत सुनिश्चित करता है। इस अनुशंसा का उद्देश्य है किसानों को गारंटी युक्त मूल्य तथा सुनिश्चित बाजार प्रदान करना, उच्च निवेश तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके उत्पादकता में सुधार करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। एमएसपी की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी की अनुशंसाओं के आधार पर 23 फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में की जाती है। एमएसपी तय करने के लिए विचार किए जाने वाले विभिन्न कारकों में शामिल है उपज के लिए आपूर्ति और मांग की स्थिति, बाजार मूल्य रुझान जिसमें कि घरेलू और वैश्विक दोनों रुझान देखे जाते हैं, और अन्य फसलों के साथ समता, उपभोक्ताओं के साथ निहितार्थ जैसे मुद्रास्फीति आदि मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता है। पर्यावरण यानी मृदा और जल का उपयोग और कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें। 23 फसलों में 7 अनाज हैं जिसमें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी शामिल है। 5 दालों में चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। 7 तिलहन में मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर सीड तथा 4 वाणिज्यिक फसलें जिसमें खोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट शामिल है। आइए अब नजर डालते हैं संक्षिप्त किंतु परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों पर। भारत और फ्रांस की वार्षिक रणनीतिक वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता के मुख्य विषय कोविड-19 टीके, भारत प्रशांत क्षेत्र, परमाणु, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्रों के अंतर्गत सहयोग थे। हाल के वर्षों में फ्रांस हिंद महासागर में भारत के प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा है। हिंद महासागर में मियोटी द्वीप और रीयूनियन द्वीप के क्षेत्र फ्रांस के सीमा पारी क्षेत्र हैं। भारत फ्रांस के बीच व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है और वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच लगभग $13 बिलियन का व्यापार हुआ है। हाल ही में भारत और फ्रांस ने एक लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता दोनों देशों को एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा। ये 3 निकाय हैं आतंकवाद रोधी समिति,
तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति। आतंकवाद रोधी समिति की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका पर 9/11 आतंकवादी हमले के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसे आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने के लिए सदस्य देशों के कार्यान्वयन प्रयासों की निगरानी करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तालिबान प्रतिबंध समिति अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। वहीं लीबिया प्रतिबंध समिति प्रतिबंध व्यवस्था को लागू करती है। इसमें लीबिया पर 2 तरफा हथियार पर प्रतिबंध, परिसंपत्ति निषेध, यात्रा प्रतिबंध, पेट्रोलियम के अवैध निर्यात पर उपाय शामिल हैं। खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक। खाद्य और कृषि संगठन के FPI के अनुसार दिसंबर में लगातार 7वें महीने विश्व के खाद्य मूल्यों में वृद्धि हुई है। फूड प्राइस इंडेक्स खाद्य वस्तुओं के एक समूह के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मासिक परिवर्तन की माप करता है। इसके अंतर्गत अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी शामिल है। खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। ये भुखमरी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसमें भारत सहित 180 से अधिक देश शामिल हैं और ये द्विवार्षिक FAO सम्मेलन द्वारा शासित होता है। इस सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य देश साथ ही साथ यूरोपीय संघ का भी प्रतिनिधित्व किया जाता है। जम्मू और कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना। हाल ही में इस योजना को जम्मू और कश्मीर के उद्योगों के विकास के लिए आरंभ किया गया है। ये एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इस योजना के उद्देश्य रोजगार सृजन, कौशल विकास और नए निवेश आकर्षित करके और वर्तमान निवेश को विकसित करके सतत विकास पर बल देना, औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर तक ले जाना। इस योजना के तहत विभिन्न प्रोत्साहनों के अंतर्गत पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजीगत ब्याज सहायता, GST से संबद्ध प्रोत्साहन और कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता शामिल है। इस योजना को वर्ष 2037 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है और योजना की कुल लागत 28,400 करोड़ रुपए है। स्व सहायता समूह। राजस्थान सरकार ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और विपणन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए एक योजना तैयार की है। ये योजना महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण की रणनीति का भाग है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उन लोगों के अनौपचारिक समूह होते हैं जो अपनी साझा समस्याओं को हल करने के लिए एकजुट होते हैं। ये समूह सदस्यों के बीच बचत को बढ़ावा देते हैं और अपने सदस्यों की उपभोग की जरूरतों सहित उभरती आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संचित संसाधनों का उपयोग करते हैं। कोविड-19 महामारी के बाद प्रमुख पोषण समितियां एक बार भी संयुक्त बैठक का आयोजन करने में विफल रही हैं। इन समितियों में शामिल है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण परिषद, महिला एवं बाल विकास के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन की कार्यकारी समिति, नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तकनीकी पोषण बोर्ड। ये समितियां वर्ष 2017 में राष्ट्रीय पोषण मिशन को मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद स्थापित की गई थी। इन समितियों के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार संयुक्त बैठक का आयोजन करना अनिवार्य किया गया है। इन समितियों की कार्यप्रणाली में नीतिगत ढांचे की निगरानी और सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा करना, वैज्ञानिक और तकनीकी सिफारिशें देना आदि शामिल है। लैंसेट के एक अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण से गर्भावस्था की हानि का खतरा बढ़ जाता है। अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया में गर्भवती महिलाएं जो निम्न स्तरीय वायु गुणवत्ता के संपर्क में हैं, उनके लिए मृत शिशु के जन्म और गर्भपात का खतरा अधिक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश के अनुसार 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की वायु गुणवत्ता से ऊपर का वायु प्रदूषण गर्भावस्था की हानि में 29% तक योगदान कर सकता है। इसके अलावा ये इंगित किया गया है कि संपूर्ण दक्षिण एशिया में भारत के वायु गुणवत्ता लक्ष्यों को पूर्ण करने से 7% गर्भावस्था की क्षति को रोका जा सकता है। ये वायु गुणवत्ता लक्ष्य PM 2.5 के 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम है। विश्व की प्रथम डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारे के रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा 2 डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कंटेनर इकाइयों के संदर्भ में डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर से संबंधित ये रेल डिब्बे वर्तमान क्षमता की तुलना में 4 गुना अधिक कंटेनर इकाइयों का वहन कर सकते हैं। इससे प्रति वैगन अधिक वजन के कारण परिवहन लागत में कमी आएगी। 25 टन के एक्सल लोड के साथ भारी ढुलाई ट्रेन को परिचालन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
ये बंदरगाहों पर सुनिश्चित समयबद्ध पहुंच और बंदरगाहों से कार्गो की तीव्र निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।